सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 11 विषय इतिहास और अध्याय चल रहा है छठा, जिसके 3 वर्गों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। चौथा वर्ग नए नगर और नगरवासी। कृषि में विस्तार के साथ ही उससे संबंधित 3 क्षेत्रों जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो 1000 में लगभग 420 लाख थी, बढ़कर 1200 में लगभग 620 लाख और 1300 में 730 लाख हो गई। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन अवधि था। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था। पुरुषों की तुलना में स्त्री और बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी होती थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर उजाड़ और तबाह हो गए, परंतु 11वीं सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई, तो नगर फिर से बढ़ने लगे। पहले तो रोमन साम्राज्य के बाद ये वगैरह सब नष्ट हो गए थे, शहर वगैरह, लेकिन अब दोबारा उनका अस्तित्व हुआ। जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था, यानी जो किसान होते थे, यानी घर में जितना यूज होता था, उसके बाद में जो बच जाता था खाद्यान्न, उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहाँ वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सकते। कि ये हम बता रहे हैं आपको भी व्यापार कैसे स्टार्ट हुआ। शुरुआत में पहले तो इतना ही होता था कि जीवन यापन खुद का होता था, फिर धीरे धीरे ऐसा सिस्टम हुआ कि जैसे खाद्यान्न वगैरह बच जाता था तो एक बिक्री केंद्र स्थापित किया, जहाँ से भी अपने उपकरण और कपड़े खरीद सके थे, यानी उसको बेचकर उसके बदले कोई दूसरी आवश्यक वस्तु ले सकते थे। जिनमें धीरे धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे। इन जरूरत ने मियादी हाट मेलों को बढ़ावा दिया। हाट मेले यानी हाट मेले ऐसे होते हैं जहाँ अपनी वस्तु दो और उसके बदले अपनी आवश्यकता की वस्तु लो। और छोटे विपणन केंद्रों का विकास किया गया, जिनमें धीरे धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे। एक नगर चौक, चर्च, सड़कें जहाँ पर व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सके, और एक कार्यालय जहाँ से नगर पर शासन करने वाले व्यक्ति मिल सके। दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास बड़े दुर्गों, विशपों की जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगा। नगरों में लोग सेवा के स्थान पर उन लॉर्डों को जिनकी भूमि पर नगर बसे थे कर देने लगे। नगरों ने कृषक परिवारों के जवान लोगों को वैतनिक कार्य और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति की अधिक संभावनाएं प्रदान की। नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है। एक प्रसिद्ध कहावत थी, स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषि दास भागकर नगरों में छिप जाते थे। अपने लॉर्ड की नज़रों में से एक वर्ष व एक दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषि दास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो कृषक, स्वतंत्र कृषक या भगोड़े कृषि दास थे, जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। दुकानदार और व्यापारी बहुतायत में थे। बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों, ये देखिए रेम्स फ्रांसीसी कैथेड्रल नगर, 17वीं ये नगर है। देखो ये बीच बीच में जगह लाइनें बनी हुई ना, ये क्या है, ये सड़कें हैं, ध्यान रखना, ऐसे बने हुए हैं। जैसे साहूकार और वकीलों की आवश्यकता हुई। बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। ये कहा जा सकता था कि उन्होंने समाज में चौथा वर्ग बना लिया। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी था। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था। यह अनुष्ठानिक समारोह के लिए था, जहां गिल्टों के प्रधान औपचारिक रूप से मिला करते थे। पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे, जैसे आजकल फौजी वगैरह या पुलिस वगैरह पहरेदारी करती है ना, उसी प्रकार। संगीतकारों को प्रति भोजों और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था, और सराय वाले यात्रियों की देखभाल करते थे। 11वीं सदी आते आते पश्चिमी एशिया के साथ नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो रहे थे। स्कैंडिनेविया के व्यापारी वस्त्र के बदले में फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की ओर समुद्री यात्रा करते थे।
अंग्रेज व्यापारी रांगा बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा था। पहले दस्तकारों को एक मैनर से दूसरे मैनर में जाना पड़ता था। ठीक है, अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगा जहां वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके और फिर अपनी आजीविका के लिए उनका व्यापार हो सके। जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी और व्यापार का विस्तार होता गया, नगर के व्यापारी अधिक अमीर और शक्तिशाली होने लगे और अभिजात्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। ठीक है, अब जैसे जैसे नगर की संख्या बढ़ने लगी और व्यापार बढ़ा तो नगर के जो व्यापारी है वो अमीर हो गए और शक्तिशाली हो गए, आपस में क्या प्रतिस्पर्धा करने लगे व्यापार के लिए। ठीक है, होड़ मच गई उनके अंदर। कैथीड्रल नगर, एक नगर है कैथीड्रल, अभी यह देखा था ना, ये जैसे ये कैथीड्रल नगर, इसके बारे में फ्रांसीसी चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। यानी चर्च वगैरह में और मंदिर वगैरह में आजकल बड़ी बड़ी जगह में दान दिए जाते हैं ना। 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। यद्यपि वे मठों की संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उसके निर्माण में सहयोग दिया। कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे। कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में 1 वर्ष लगता था। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया और जब उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन गए। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हुए। कैथीड्रल इस प्रकार बनाए गए थे कि पादरी की आवाज़ लोगों के जमा होने वाले सभागारों में साफ सुनाई पड़ सके और भिक्षुकों का गायन भी अधिक मधुर सुनाई पड़े। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली घंटियां दूर तक सुनाई पड़ सके। खिड़कियों के लिए अभिरंजित कांच का प्रयोग होता था। दिन के वक्त सूरज की रोशनी उन्हें कैथीड्रल के अंदर के व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी। सूर्यास्त के पश्चात मोमबत्तियों की रोशनी उन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी। अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बने चित्र बाइबल की कथाओं का वर्णन करते थे, जिन्हें अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते थे। ये अब देख सकते हो आप, ये चित्र देख सकते हो। साल्सबरी कैथीड्रल इंग्लैंड का, देखो इस तरह का बना होता था। इस तरह का सिस्टम अंदर बाहर से इसको देखा जा सकता था। फिर देखो दावत के दिनों में हमारे, ये क्या चीज़ है, 3 वर्ग पाठ चल रहा है। दावत के दिनों में हमारे द्वारा अक्सर अनुभव की जाने वाली कमी, जगह की संकीर्णता, अत्यधिक यंत्रणा और शोर के कारण भागकर स्त्रियों का पुरुषों के सिरों के ऊपर स्थित वेदिका पर चले जाना, ये सब कुछ ऐसे कारण थे कि हमने पवित्र चर्च को विस्तृत और व्यापक बनाने का निर्णय लिया। विभिन्न क्षेत्रों से आए अनेक विशेषज्ञों के अति कुशल हाथों से तरह तरह की शानदार नई खिड़कियों की पुताई करवाई, क्योंकि ये खिड़कियां अपने अद्भुत निष्पादन और बहुत महंगे रंजित और सफ़ायर कांच के कारण बहुत मूल्यवान थे। देखो पहले वाले जो हाथ के कलाकार होते थे बहुत ज़बरदस्त डिजाइनकार होते थे, चाहे किसी भी प्रकार की रंग की स्थिति हो, बनाने की स्थिति हो या डिजाइन की स्थिति हो, आकृति देने की बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी। इसलिए उनकी रक्षा के लिए हमारे एक सरकारी प्रधान शिल्पकार और श्रवणकार की मुक्ति की। वे अपनी तनख्वाह वेदिकों से सिक्कों के रूप में और आटा अपने भाई बंधुओं के सार्वजनिक भंडार से ले सकते थे। वे उन कला वस्तुओं की देखरेख के कर्तव्यों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते थे। एबट सुरेग ने पेरिस के निकट सेंट डेनिस में स्थित आबे के बारे में लिखा है। ये आबे के बारे में, इसके बारे में लिखा है, अभिरंजित कांच की खिड़की, कार्टेस कैथीड्रल फ्रांस 15वीं सदी। ये देखिए आर पार दिखाई देता है, इस प्रकार की खिड़कियां वगैरह बनाई है। 14वीं सदी का संकट। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसा 3 कारकों की वजह से हुआ। उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। पैदावार वाले मौसम छोटे होते गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। जो ऊंची भूमि थी, तूफानों और सागरीय बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों द्वारा कम आमदनी हुई। 13वीं सदी के पूर्व की अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चारागाह कृषि भूमि में बदल गए, परंतु गहन जुताई ने फसलों के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया। उचित भू संरक्षण के अभाव में ऐसा हुआ, चारागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आई
जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए, यानी जनसंख्या बढ़ी तो संसाधन कम हो गए, जिसका तत्कालीन परिणाम था अकाल। यानी जब जनसंख्या बढ़ जाती है और अन्य जल चारे की कमी आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अकाल। 1315 और 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके पश्चात 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौत हो गई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा, इससे सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। इससे भी बुरा समय अभी आना बाकी था। 12वीं और 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य यानी व्यापार विस्तार हुआ तो दूर देशों से व्यापार आने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए जो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लाए। पश्चिमी यूरोप जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग अलग थलग रहा था, 1347 और 1350 के मध्य महामारी की बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक आंकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का 20% भाग इसमें काल कवलित हो गया, यानी मृत्यु हो गई 20% लोगों की, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या वहाँ की जनसंख्या का 40% तक पहुँच गई। इतनी कंडीशन हो गई थी। ठीक है, अब ये इसके बाद में जो चर्चा है हम अगले वीडियो में करेंगे।